हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नॉर्मैडिक एम्पायर। अब आपको ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि नॉर्मैडिक यानी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, और एम्पायर जो उसकी एक फिक्स लोकेशन है, थोड़ा अजीब लगा ना, राइट। जिसके अंदर मंगोल एम्पायर ने पूरा एक कॉन्टिनेंट या एक किंगडम स्टैब्लिश कर ली थी चंगेज़ खान के अंडर। तो पीपल यहाँ पे वो क्या बोलते थे, इनके पास कोई लिटरेचर नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, तो जितने भी हमें सोर्सेज मिलते हैं इनके लिए वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने लिखे थे इसके अंदर। तो हमें थोड़ी बायस्ड रिपोर्ट मिलेगी इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान को ब्रेथ ऑफ गॉड कहा जाता था, यानी गॉड का गुस्सा। चंगेज़ खान को हमने मैंडेट फ्रॉम गॉड बोला गया था कि गॉड का रोल है कि वो पूरे दुनिया को रूल करेगा। तो उसने ज़्यादातर लाइफ क्या की थी, मंगोल्स को यूनाइट किया था और बहुत सारे मिलिट्री अचीवमेंट्स किए थे। इसका ग्रैंडसन मोंगेक ने फ्रेंच रूलर लुइस 9 को वॉर्न तक किया था। इसकी एक और ग्रैंडसन ने बटू ने डिस्ट्रॉय कर दी थी रशियन स्टीप्स, पोलैंड को सीज किया था, हंगरी के अंदर और कैंपेन की थी वियना के बाहर। चंगेज़ खान ने बुखारा को 1220 के अंदर कैप्चर करा था और वहाँ के लोगों से बोला था कि तुमने बहुत सारे पाप किए, तब भी तो मैं तुम्हारे ऊपर ये सब अत्याचार कर रहा हूँ। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो मंगोल्स एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स बॉडी है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट ट्राइब्स होंगे बट लैंग्वेज एक ही होगी। कंपोजिशन भी इसका बहुत ऐसा ही है। तातर्स, खितान और मंचूस ईस्ट में हैं, ताकि ट्राइब वेस्ट में हैं, और इनके दो मेन ऑक्यूपेशन है, या तो पेस्टोरेट है या हंटर गैदर्स है। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है। अब इसके नॉर्थ में क्या है, अल्ताई माउंटेन्स मिलेंगे आपको, नॉर्थ और वेस्ट में ओनर और सालिंगर रिवर्स मिलेगी, साउथ में गोबी डेजर्ट मिलेगा, और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम पॉसिबल है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है। तो इसके वजह से क्या होता है, मंगोल पैट्रिलिनियल लिंकेजेस जिसके अंदर फादर हेड होता है उसके अंदर डिवाइड होता है। ग्रुप ऑफ फैमिलीज अलाइ करते थे ताकि वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव पर्पस को कंट्रोल कर सके। इनके कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही कम शॉर्ट लिव थे, यानी बहुत ही कम चलते थे। कुछ ही कॉन्ट्रडिक्शन जैसे चंगेज़ खान का बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल था। अतीला कॉन्ट्रडिक्शन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था बट बहुत ज़्यादा बड़ा था। ट्रेड की बात करें तो नॉर्मैडिक इकोनॉमी जो मंगोल्स की है और जो अग्रेरियन इकोनॉमी जो चाइना की है, ये ट्रेड तो करते थे, ये डिफरेंट थे बट एक दूसरे से अनजान नहीं थे। वो ट्रेड करते थे बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर उन्हें म्यूचुअल बेनिफिशियल मिलता था। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और आयरन यूटेंसिल्स जो चाइना से है उसको वो एक्सचेंज कर सकते हैं हॉर्स, फर और जो उन्हें एनिमल्स मिले उससे। बट इन दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहा था, मिलिट्री फोर्स अप्लाई किया जाता था ताकि वो प्रॉफिट्स को एनहेंस कर सकें, और वार भी होता था जिसके अंदर ज़्यादातर लॉस किसका होगा, ज़्यादा लॉस होगा चाइना का क्योंकि वो सेटल्ड है। अब चाइना ने हमला किया तो मंगोल्स तो इधर से उधर चले जाएंगे, उनका तो कोई फिक्स्ड अड्डा तो है नहीं, बट चाइनीज लोगों का एक फिक्स अड्डा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर उनके ऊपर हमला होगा तो उन्हें ज़्यादा डैमेज होगा। इसकी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनना शुरू हो गया 3rd सेंचुरी से ही। चंगेज़ खान के करियर की बात करें तो इसका बर्थ हुआ था ओनन रिवर के पास में मंगोलिया के अंदर। नेम, इसका ओरिजिनल नेम चंगेज़ खान नहीं था, इसका ओरिजिनल नेम था तैमुजिन। फादर थे इसके यसुगाई जो चीफ्टन थे कियात ग्रुप के, और इनके क्लान था बॉजी क्लान। इसकी मदर थी ओलन इक्की, इसकी वाइफ थी बॉटी, और इसका फर्स्ट फ्रेंड था बोकचुरचू। इसका ब्लड ब्रदर था जेमू का, जो पहले तो इसका फ्रेंड था बट उसके बाद में इसका दुश्मन बन गया था। इसने वापस संबंध बनाए ओंग खान से जो किरियात लीडर थी, और जमुका को डिफीट करने के बाद में उसने तातर्स जो उसके फादर को मारने वाले थे, ओंग खान जिसको 1203 में इसने डिफीट कर दिया था, और नेमन पीपल। 1203 में इसने अपना एक टाइटल अर्न कर लिया ग्रेट खान, तो इसी से इसका नाम पड़ा चंगेज़ खान। ग्रेट खान का मतलब होता है ओशनिक रूलर या यूनिवर्सल रूलर, और ये टाइटल किसने दिया था, कुरिलताई। कुरिलताई यानी चीफ्टन की बॉडी है। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे। अब इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंस्टेंस के बारे में बात करें तो निशापुर के अंदर क्या हुआ, एक मंगोल प्रिंस को मार दिया गया था।
वारफेयर के अंदर। तो जिंगिस खान इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने बोला कि यहाँ के सारे लोगों को मार दो, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, यहाँ तक कि कैट्स और डॉग्स को भी यहाँ पे मार दो। इसने चाइना को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उसको कॉन्कर कर सके। सबसे पहले था हिजिया पीपल जो तिब्बत और नॉर्थ वेस्ट के थे, जर्चिन जो नॉर्थ चाइना को कंट्रोल करते थे, संग डायनेस्टी जो साउथ चाइना को कंट्रोल करती थी। और इसके मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करो तो उसने क्या किया था, जो मंगोल्स की जो एबिलिटी थी हॉर्स राइडिंग स्किल्स उसको यूज़ किया था स्पीड और मोबिलिटी के लिए। शूटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया था। और कैंपेन्स कब लॉन्च किए जाते थे, जब रिवर्स जम जाती थी, जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा तब आप उसको कैंपेन्स लॉन्च कर लो। इसने पोर्टेबल इक्विपमेंट्स बनाए थे। बहुत सारे डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1162 के अंदर तेमुजिन का बर्थ हुआ। 1227 के अंदर तेमुजिन की डेथ हुई। 1209 के अंदर हिजिया का डिफीट हो गए। 1213 के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टूट गई। 1216 के अंदर जिंगिस खान वापस घर चला गया, यानी कि मंगोल वापस लौट गया। 1218 के अंदर कारा खित्ता डिफीट हो गया। कारा खित्ता के डिफीट के बाद मंगोल का डोमिनेशन अमुद दरिया तक पहुंच गया और ट्रांसमोनिया और ख्वाज़म जैसे स्टेट्स के अंदर भी यह इन्होंने हमला कर दिया। जहाँ सबसे पहले इन्होंने एक संदेश भेजा था कि पीस कर लो, हमारे साथ आ जाओ, बट सुल्तान मोहम्मद ने एग्जीक्यूट कर दिया उन जो संदेश भेजने वाले लोगों को, यानी मंगोल्स को। तो इसकी वजह से जिंगिस खान का दिमाग फिर गया, तो उसने क्या किया, ऑर्डर कर दिया कि इसको मार दो। इसकी वजह से क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद गया अज़रबैजान, भाग गया, और इसकी वजह से रशिया और कैस्पियन सी वाले एरिया तक मंगोल्स पहुंच गए और उन्हें हरा दिया। इसका बेटा जलालुद्दीन जो अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया था, तो मंगोल्स ने सोचा था कि हम अफ़गानिस्तान को पर हमला करेंगे, उसके बाद इंडिया को एंटर कर लेंगे नॉर्थ इंडिया से। बट ऐसा वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटअप थी, बहुत ज़्यादा हीट थी। तो मंगोल्स रहते थे एकदम ठंडे एरिया पर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट थी, तो इसकी वजह से। दूसरी चीज़ क्या थी, उनकी एक जिसे हम भविष्यवाणी बोलते हैं ना, वहाँ पे एक साम सूदसेयर थे, उन्होंने बोला था कि इनका एक बहुत बुरा अंजाम होगा जब जैसे वो इंडिया में आए। तो इसकी वजह से उन्होंने एंटर नहीं किया था इंडिया को। तो मंगोल्स आफ्टर जिंगिस खान, जब जिंगिस खान मर गया तब मंगोल को हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। 1236 से 42 तक, जहाँ पे रशियन स्टेट्स, क्यूब, पोलैंड और हंगरी को इन्होंने कैप्चर किया। 1255 से 1300 तक, जिसके अंदर चाइना को कॉन्क्वेस्ट हुआ। 1279 के अंदर ईरान, इराक और सीरिया का कॉन्क्वेस्ट हुआ। 1230 के बाद कैंपेन्स वेस्ट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी। और पहली 2 जनरेशन जो जोची और ओगुदाई की थी, उसने क्या किया था, वो अलाई कर रही थी। इस जनरेशन को मार्जिनलाइज कर दिया, यानी इस जनरेशन के खिलाफ चले गए तोलुई डिसेंडेंट्स ऑफ तोलुई। तो कैंपेन्स इराक के अंदर तो अच्छे से चल रही थी, बट इनके एक दिमाग फिरा कि इनको इंटरेस्ट आ गया चाइना में, चाइना को कैप्चर करना है, तो सारी मिलिट्री भेज दी चाइना के अंदर। अब जो अनस्टाफ्ड मिलिट्री है, जिसको बहुत नॉलेज नहीं है, वो कहाँ गई, इजिप्ट के अंदर। तो इसकी वजह से इजिप्ट में हार गए और इनका एक वेस्टर्न एक्सपेंशन ख़त्म हुआ। सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मंगोल में क्या था, एडल्ट मेल के पास हथियार होंगे। आर्मी हेट्रोजीनियस होती थी, यानी डिफरेंट ट्राइबल्स होंगे यहाँ पे। अब ऐसा सिस्टम क्यों था, सबसे पहला जो ओल्ड स्टीप सिस्टम था ना, उसके अंदर ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर आर्मी ऑर्गेनाइज की जाएगी कि अगर इस ग्रुप का है, एक ग्रुप का, ए ट्राइब का, तो उसकी अलग आर्मी होगी, बी ट्राइब का अलग आर्मी होगी। बट जिंगिस खान ने हटा दिया था, उसने बोला था ए से भी एक मेंबर लो, बी से भी लो, सी से भी लो और डी से भी लो, ताकि क्या हो, इनकी आर्मी आइडेंटिटी हट जाए। और अगर कोई चाहता कि मैं यहाँ से अपने ट्राइब के पास जाऊँ, तो उसको क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता था। अब डेसिमल सिस्टम्स के अंदर अरेंज किया जाता था ओल्ड स्टीप सिस्टम में, तो जिंगिस खान ने भी इसको फॉलो किया, जिसके अंदर 10, 100 और 1000 के ग्रुप में अरेंज किया जाएगा आर्मी को। अब बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे। आर्मी जिंगिस खान के 4 बेटों के अंदर ही सर्व करेगी। 4 बेटे थे, चोची, चगताई, ओगुदाई और तोलुई। नयन यानी कि जो कैप्टन है आर्मी के, अंदा यानी जो ब्लड ब्रदर है, नौकर जिस एक स्पेशल रैंक है, जिसके पास एरिस्टोक्रेसी, जिसके क्लोज रिलेशन है जिंगिस खान के साथ, उलूस यानी अनडिफाइंड टेरिटरी जो इनके बेटों को दी जाती थी, तमा यानी कि मिलिट्री कंटाइनमेंट, कुरेलताई यानी चीफ्टन की बॉडी, याम यानी कुरियर सिस्टम, 5 टैक्स यानी जो ट्रेडर्स टैक्स पे करेंगे, कुपकुट टैक्स जो 1/10 था हर्ड का, यस्सा यानी लीगल कोड,
जो एम्पायर का हार्ट था वो था काराकोरम, जो यहाँ इनका कैपिटल भी था। अब इन्हें टेरिटरी डिवीजन की बात करें तो जोची जो सबसे बड़ा बेटा था उसको मिली थी रशियन स्टीप्स, चगताई को मिला था ट्रांसमोनिया स्टीप जो नॉर्थ ऑफ पमीर माउंटेन से। ओगुदाई जंगिस खान को सक्सीड करेगा एज ग्रेट खान। तोलुई को मिला था एंसेस्ट्रल लैंड। और यहाँ पे क्या होता है, जो कुरियर सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करा गया था। और अगर आप देखोगे तो हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पर क्या करेंगे, आउटपोस्ट लगा देंगे ताकि कुरियर बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच सके। सिल्क रूट को बहुत ज़्यादा रिफाइन करा गया था। और इसकी वजह से क्या होता, जब उनके कॉन्क्वेस्ट हुए थे यानी जो कैंपिंग चले थे उसकी वजह से कैनल्स डैमेज हो गई थी जो बहुत ही कम बार रिकवर कर पाई। नॉर्थ चाइना के अंदर एक ग्रुप चाहता था कि वो पीजेंट्री को मार डाले, सारे पीजेंट्री को, जिसको अपोज किया कुबलाई खान और गजन खान ने। सिविल सर्वेंट्स भी रिक्रूट करते थे, बट सिविल सर्वेंट्स पूरे एम्पायर से रिक्रूट करेंगे पेरिचेस और पूरे एम्पायर के अंदर घूमेंगे। और रूलर्स तब तक हैप्पी रहेंगे इन सिविल सर्वेंट्स से जब तक वो रेवेन्यू लेते हैं। अब इन सिविल सर्वेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था। जो चाइनीज़ मिनिस्टर है उसने ओगुदाई के बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से वाले चीज़ों को है ना थोड़ा कम कर दिया था। जुआइनी फैमिली ने एक ऐसा ही रोल प्ले किया था ईरान के अंदर। सियुद्दीन है जो गाजन खान का वजीर था, उसने गाजन खान के लिए स्पीच भी ड्राफ्ट की थी। अब इनके डिसेंडेंट्स है ना इवेंचुअली सेपरेट होते हैं और उनकी खुद की किंगडम बना देते हैं। तोलुई युआन और सेकंड खान डायनेस्टी बनाता है ईरान और चाइना के अंदर। जोची फॉर्म करता है गोल्डन होर्डे रशिया के अंदर। चगताई रूल करता है टर्किस्तान और ट्रांसमोनिया। कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि हम जंगिस खान को अभी देखते हैं जैसे, तो हमारे दिमाग में कौन सी इमेज आएगी कि बहुत बुरा रूलर होगा, बट मंगोल्स के लिए सबसे बेस्ट रूलर होगा। 14th सेंचुरी के अंदर इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बन गया था कि जो तिमूर है वो रूल करना चाहता था पूरा वर्ल्ड। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जिंगिस खान का बिना कोई डायनेस्टी का डिसेंडेंट हुए कैसे रूल करे। तो उसने जिंगिस खान की डायनेस्टी का डिसेंडेंट बना और फिर अपने आप को सुवर्जिन डिक्लेयर किया और सनी लॉ बना जिंगिस खानी डायनेस्टी का, और फिर उसने रूल करा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल नोट्स चाहिए सो यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।